प्रिय मित्रों, आज मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं एक रिसेंट में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक भारतीय बच्चे की या इंडियन अमेरिकन जिसे हम कह सकते हैं, उनके अचानक मृत्यु नवंबर 26 को हो गई। यह लड़का जो 26 साल की उम्र का था, वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से उन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस में बीएससी का कोर्स किया था, ग्रेजुएशंस का कोर्स किया था, और उसी पीरियड में वह ओपन एआई में इंटर्नशिप में करने आए थे। तदुपरांत अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करने के बाद में उन्होंने इसी ओपन एआई कंपनी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ओपन एआई कंपनी ChatGPT-4 को डेवलप कर रही थी और उसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में रत थे और अपने सब्जेक्ट के अच्छे ज्ञाता भी थे। इसी पीरियड में काम करते करते ओपन एआई में, और जब ChatGPT बन रही थी तो उसने जिज्ञासावश एथिकल और कॉपीराइट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया। उनको ऐसे लगा कि जैसे ओपन एआई कंपनी काफ़ी एथिकल और जो कॉपीराइट एक्ट है यूएसए में एप्लीकेबल, उनका उल्लंघन कर रही है। उन्होंने इस बात को अपने एक्स के प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस किया, अपने विचारों को एक्सप्रेस किया कि जो नया जनरेटिव ChatGPT का हो रहा है उसके संबंध में उन्होंने कॉपीराइट के इशू को उस पर रेज किया। उसके उपरांत किन्हीं लोगों ने कोर्ट में ओपन एआई और ChatGPT पर कोर्ट में एक केस डाला और उसमें इनकी भी भूमिका और इनके विचारों का जो इन्होंने एक्स पर प्रदर्शित किए थे उनको भी एक एविडेंस के रूप में डाला गया। इस तरह यह उनकी ऑब्जर्वेशन या प्रश्न जो उन्होंने उठाया था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा बन गया। अब जब इनके काम को और विचारों को उस कोर्ट ऑफ लॉ में साइट किया गया था तो निश्चित रूप से उनके मन में यह भावना तो आई ही होगी, और ये स्पष्ट रूप से होता भी अगर वो ट्रायल चलती, कि इनको भी अपनी बातों को सिद्ध करना पड़ता कोर्ट में। लेकिन 26 नवंबर को जब ये इनके मित्रों को शक हुआ इसके बारे में और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस और पैरामेडिक्स जब इनके घर पर पहुँचे
और इनके पूरे घर की जांच की और सारी व्यवस्था को देखा तो उन्होंने इनको मृत पाया। और उसका कारण द मेडिक्स और जो पुलिस की टीम थी, जो पुलिस के ऑफिसर थे जो वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने सब ने इसको एक सुसाइड माना। पुलिस ऑफिसर्स और मेडिकल एग्जामिनर्स के जो लोग और जो पैरामेडिक्स थे, उन्होंने सब बातों को देख करके ये निर्णय लिया कि यह एक आत्महत्या का मामला है। डेड बॉडी को उन्होंने मेडिकल एग्जामिनर के पास भेज दिया, प्रेषित कर दिया। और जैसे कि परंपरा होती है, सारे पेपर्स और पहले के इन्वेस्टिगेशंस की भी साथ में संलग्न की जाती है। वह सब करके उन्होंने मेडिकल एग्जामिनर को, जो कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं, उनके पास भेज दिया। उन्होंने सारी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड को तब तक आई थी मौके पर उनको देखा और उन्होंने भी यह ओपिनियन दिया कि यह डेथ सुसाइड से है, आत्महत्या से है। उनकी माताजी पूर्णिमा जी, वो भी वहाँ पहुँची और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि उनका पुत्र आत्महत्या कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपना अधिकार यूज़ करते हुए प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम करवाने का निश्चय किया। प्राइवेट में जो पोस्टमार्टम हुआ, उस रिपोर्ट्स में प्राइवेट डॉक्टर्स ने, पैथोलॉजिस्ट्स ने ये कहा कि इसमें फाउल प्ले को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें फाउल प्ले को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इससे ये मामला थोड़ा गंभीर हुआ और प्रेस और मीडिया में छपा, भारत में भी और यूएसए में भी। उसके उपरांत वह लोग एलन मस्क से मिले, क्योंकि जो कंपनी थी ओपन एआई, वह पहले एलन मस्क के पास में थी और किन्हीं कारणों से उन्होंने उसको छोड़ दिया था। उन्होंने अपना यह ओपिनियन दिया कि इसमें शक की गुंजाइश है, और यानी कि डेथ अदरवाइज भी हो सकती है, यह एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करती है। इस प्रकार का उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। एलन मस्क के ये स्टेटमेंट देने के बाद में यह खबर वाइल्ड फायर की तरह पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गई और भारत के भी सब लीडिंग पत्रों में ये आने लगी। उधर पूर्णिमा राव एक प्राइवेट डिटेक्टिव और प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट जिनसे उन्होंने पोस्टमार्टम कराया था, उनकी सहायता से प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर चुकी हैं। ऐसा यूएसए का कानून परमिशन भी देता है, यानी कि प्राइवेट पोस्टमार्टम की परमिशन भी वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है। बल्कि कई जगह पे इसको जो रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनका ये अधिकार माना जाता है और वो स्वतंत्र होते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से वह सेकंड पोस्टमार्टम करवा सकें। और उसी के अंतर
उन्होंने अपने पुत्र का सेकंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया। अब दो रिपोर्ट्स जो एक दूसरे के विपरीत हैं वह अवेलेबल हैं। अब इन पे इन्वेस्टिगेशन होगा। दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी चल सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट का भी, या फिर इसको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, जो यूनाइटेड स्टेट्स की CBI, हमारे इंडिया के CBI की तरह है, उसको भी दिया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसकी संभावनाएं बनती हैं, पर अंततोगत्वा यह निर्णय तो पुलिस का ही, गवर्नमेंट का ही होगा। लेकिन लगता है जिस ढंग से एलोन मस्क कन्विंस्ड हैं, अब नहीं तो उनके गवर्नमेंट में आने के बाद में, ट्रंप के गवर्नमेंट में आने के बाद में, तो यह FBI को रेफर हो ही जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ संभावनाओं का यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। इस आत्महत्या में जो एक हत्या की तरह चैलेंज की गई है, फाउल प्ले के लिए चैलेंज की गई है, उसमें कुछ जो फैक्ट्स सोचने लायक हैं वह है, पहला कि उनका वो एक अच्छे सुचीर जो थे, मृतक जो हैं सुचीर बालाजी उनका नाम था, सुचीर बालाजी, वह काफ़ी इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट थे अपने विषय में। दूसरा, उन्होंने उसी समय जब वो OpenAI में थे तो एथिक्स और कॉपीराइट के विषय में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। यह एक प्रश्न खड़ा करता है कि उन्होंने उस समय उसको पढ़ना शुरू किया तो क्यों किया। दूसरा, वो उसी कंपनी में काम कर रहे थे और उससे पहले वहाँ पे जब वो छात्र थे इंटर्नशिप भी कर चुके थे OpenAI में। इन दोनों, इसका मतलब उनको काफ़ी समय से इस चीज़ का तो पता था, लेकिन शायद कॉपीराइट के बारे में उनको कुछ कानून का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा और अपने विचार X पे, जो कि एक सोशल मीडिया है, उस पे एक्सप्रेस किए। उन्हीं विचारों को लोगों ने साइट करके और कोर्ट में केस डाला। अब इसमें दो बातें संभव हैं। वह उसी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन ये जंजाल होने के बाद में उन्होंने इस कंपनी से रिज़ाइन भी दे दिया, छोड़ भी दिया। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट केस करने पर उनको अपने आप को कल्प्रिट समझने की भी भावना आ सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा और उनकी मानसिक परिस्थिति का, क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ करके, और वो जॉब छोड़ा जब ये सब हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए तब, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि कंपनी उन पे एक्शन ले सकती है जहाँ पे वो एम्प्लॉय हैं। और दूसरा एक भय यह भी आता है कि कोर्ट में जाकर के फिर उन बातों को सिद्ध करना जो आपने लिखी हैं, वह एक बड़ा मुश्किल काम होता है और हर व्यक्ति कोर्ट में जाने से भयभीत भी होता है। और अगर वो गलत सिद्ध होते हैं तो उन पे पेनल्टी, नौकरी से निकालना और भी कई दूसरी तरह के वहाँ के अमेरिका में जैसे सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए वो लग सकते हैं। तो ऐसे एक 26 साल के व्यक्ति के लिए एक भय की स्थिति क्रिएट होना भी की संभावना को भी देखना चाहिए, क्योंकि एक 26 साल के व्यक्ति के लिए यह बहुत ही एक डरावनी परिस्थिति खड़ी कर सकता है,
खास करके जब वह अकेला ही रह रहा हो और अभी उसने अपना एजुकेशन जो है उसको समाप्त किया हो, कंप्लीट किया हो। कि कुछ वर्षों बाद तो आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि आप उन चीज़ों को संभाल सकते हैं, लेकिन आपके करियर के शुरुआत में ही अगर इस तरह की चीज़ें खड़ी हो जाती हैं तो उनको थोड़ा सा संभालना और उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस भी ज़िंदगी का नहीं होता। तो इस तरह की एक घबराहट होना भी एक बहुत स्वाभाविक है। बाकी उनके व्यक्तित्व का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना, जिसको साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम कहा जा सकता है, वह भी किया जा सकता है ऐसे केस में कि वस्तुतः उसकी व्यक्तित्व कैसा था, कितना स्ट्रॉन्ग था, या डिप्रेशन में था या एंजाइटी में था। तो वो सब भी मेरे ख्याल में सीबीआई वाले, एफबीआई वाले वहाँ पे करवाएंगे ही। तो उसके बाद ही सारी परिस्थिति सामने आएगी। जहाँ तक बाकी एविडेंसेस का सवाल है और जो ये शक पैदा करता है कि कुछ फाउल प्ले है, वह यह कि वह एकदम 26 साल का यंग लड़का है और 26 नवंबर को ही उसकी डेथ होती है। तो और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे और साइट पे, सीन ऑफ क्राइम पे कुछ ऐसा नहीं मिलता जो उसकी डेथ से कोरिलेट किया जा सके। तो यह डेथ एक सुसाइड डेथ जो उन्होंने कही है, वह एक प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन से, चीज़ों को एक्सक्लूड करते हुए सी महसूस होती है। इसमें कुछ जो स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ है, जैसे हैंगिंग है, पॉइजनिंग है, स्ट्रैंगुलेशन है, जैसा भी होता है, वह भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो ये सब बातें एक फर्दर एनालिसिस की तरफ तो इंगित करती हैं जो उनको करनी चाहिए। और मेरा ऐसा ख्याल है कि यूएसए का डिटेक्टिव सिस्टम और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम काफ़ी प्रभावी है और काफ़ी एक्सपर्टाइज है उनका इसमें। तो इन सब संभावनाओं को एनालाइज करके वो एक सही निर्णय पर ज़रूर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और पूर्णिमा रामाराव को ज़रूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद।